हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। एनटीपीसी की जो आपका प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसमें आपके कुल 30 प्रैक्टिस सेट आने हैं। तो आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इनका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? नागानंद के शासक के द्वारा लिखी गई है। प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर बिंदुसार। तो ये नागानंद जो रचना लिखी है वो लिखी है आपकी हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने कुल 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक नागानंद है, एक आपकी प्रियदर्शिका है और एक आपकी रत्नावली है। ठीक है, ये तीनों ही पुस्तकें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन भी आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसके जो समय था, इसका जो शासन का समय था, उसमें एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम बार बार पूछ लिया जाता है, या फिर वो किस शासक के दरबार में आया था वो भी पूछ लिया जाता है। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था, तो उसका नाम था ह्वेन सांग। ठीक है, ह्वेन सांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, ह्वेन सांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। और ह्वेन सांग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, किसको बोलते हैं? तो ह्वेन सांग को ही बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार या फिर यात्रियों का मित्र। अब आते हैं हर्षवर्धन के पास। तो हर्षवर्धन की जो राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी आपकी कन्नौज। ठीक है, कौन सी राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी यानी कि जो आत्मकथा है, जीवनी है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र। ये चरित्र हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी थी हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। टेस्ला इकाई है, टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, या फिर चुंबकीय प्रवाह की, या फिर विद्युत प्रवाह की। तो टेस्ला जो इकाई है वो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की। इसको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। और बात करें टेस्ला का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो आपका टी है। अगला प्रश्न देखिए, रानी दिद्दा ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 तक का शासन किया था? तो रानी दिद्दा किस भाग पर शासन किया था? रानी दिद्दा ने, इन्होंने किया था जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के भाग पर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका ठीक है। ठीक है, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक पुस्तक लिखी गई थी राजतरंगिणी। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है कल्लड़ ने। ये पुस्तक इसलिए फेमस है क्योंकि राजतरंगिणी पुस्तक से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी में इस बात का उल्लेख है जो रानी दिद्दा थी, उन्होंने इस टाइम पीरियड में कश्मीर पे शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लेड की उच्च मात्रा होती है? लेड मतलब पीबी, इसको सीसा भी बोलते हैं। लेड की उच्च मात्रा किसमें होती है? निम्न ऑक्टेन ईंधन में, उच्च ऑक्टेन ईंधन में, या फिर खाना बनाने की गैस में, या फिर कोयला में। तो लेड की जो उच्च मात्रा होती है वो किसमें होती है? उच्च ऑक्टेन नंबर में। उच्च उच्च ऑक्टेन ईंधन कौन सा होता है? जिसमें लेड की मात्रा अधिक होती है। और ये किसमें प्रयोग किए जाते हैं? तो इन जो इंजन होता है गाड़ियों का, उसमें जो नॉकिंग की आवाज़ आती है उसको कम करने के लिए उसमें टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है, इसमें कि लेड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी देखा होगा जो आपकी बाइक वगैरह होती है इसमें से कट कट की आवाज़ आती है, तो उसमें क्या होता है, उसको कम करने के लिए उसकी जो आपका पेट्रोल होती है उसमें टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है, यानी कि लेड की मात्रा मिलाई जाती है, जिससे उसका ऑक्टेन जो नंबर होता है वो अधिक हो जाता है और वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का चयन करिए। जो आपका विषम वाला वो आपको बताना है। बकरी, बिल्ला, गाय या फिर भैंस। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो भिन्न हो जाएगा आपका बिल्ला, क्योंकि ये क्या है? ये कुत्ते का बच्चा है। जबकि ये क्या है? सारी बकरी, गाय क्या है? भैंस का है। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो ये फीमेल है और ये आपका मेल हो जाएगा, या फिर आप ये बच्चा और यहाँ पे क्या है? वयस्क श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति से है उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे होगा?
चेहरा से क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तो हाथ से क्या होगा? हाथ हिलाना, हाथ मिलाना कार्य या फिर इशारा करना। हाथ से क्या होता है? हाथ से होता है कार्य, यानी ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? देखिए ये क्या है? एक जानवर का नाम लिखा हुआ है, इसको व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा लेटर सबसे लास्ट में आएगा? देखिए कौन सा इसमें से शब्द बन सकता है? तो ध्यान से देखिए, ये बनेगा आपका लियोपार्ड, LEOPARD। तो इसमें अंतिम में कौन आ रहा है? अंतिम में आ रहा है डी। तो अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? अंतिम अक्षर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर और ग्राइंडर को आयरन, तो बताएं कि महिला किस में सेक कर पकाएगी, यानी बेकिंग किस में होगी? तो वो होती है आपकी ओवन में। ओवन को क्या कहा जा रहा है? ग्राइंडर। तो सेक किस में सेकेगी? तो ग्राइंडर में सेकेगी। ठीक है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि काम का कुल पारिश्रमिक 3200 रुपये हो तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो जिनका जो हिस्सा बंटवारा होता है वो इनके एक दिन में किए गए काम के अनुपातिक रूप से होता है, दिन के हिसाब से नहीं होता है। इनके द्वारा जो एक दिन में काम किया जाता है, क्षमता जो होती है इनकी, उसके हिसाब से इनका बंटवारा होता है पैसे का जो होता है। तो देखते हैं इनका एक दिन का काम कितना है, मतलब एक दिन की क्षमता कितनी है वो निकाल लेते हैं पहले। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है काम? तो 6 दिन में। बी कर रहा है 8 दिन में और सी कर रहा है 24 दिन में। तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, 6, 8, 24 का टोटल हो गया 24। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? 24। जिसको ए 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कराएगा? 24/6 यानी कि 4 दिन। और बी करेगा आपका 24/3 यानी कि 24/8 यानी कि 3 दिन। और ये करेगा एक दिन में एक काम। ठीक है, तो इनके द्वारा जो काम किया गया है उसकी क्षमता कितनी है? तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 4:3:1। यानी इनका जो धन का बंटवारा होगा वो इस अनुपात में होगा। तो कुल धन कितना हो गया? 4 और 3 7 और 1 8। 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? तो कुल धन यानी कि 3200 के बराबर। पूछा किसका है? सी का हिस्सा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3200 बट्टे में 8 यानी कि 400। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 400 रुपये। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए वर्तमान आयु दे रखी है 4:3 के अनुपात में, और 6 वर्ष बाद पूछा है आपसे। देखिए ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:3। ठीक है, यदि 6 वर्ष के बाद ए की आयु दे रखी है 26 वर्ष, ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो आप कहेंगे 4x। ठीक है, 4 अनुपात में है तो 4x मान ली। तो 6 वर्ष के बाद कितनी आयु हो जाएगी इसकी? 4x प्लस के 6, जो कि किसके बराबर दे रखी है आप? 26 वर्ष के बराबर। तो 4x प्लस 6 बराबर 26 है। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी जाएगी? 26 माइनस के 6 यानी कि 20 वर्ष। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 20/4 यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, x मतलब 1 यूनिट। तो आप जरा ये बताइए x की वैल्यू ये कितनी है? 5 वर्ष है। एक की वैल्यू कितनी थी? 4x थी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है, इसको हमने 4x मान लिया था। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 गुणा 5 यानी कि 15 वर्ष। ये तो इसकी वर्तमान आयु निकल के आएगी ना। पूछा क्या है? अच्छा वर्तमान आयु ही पूछिए। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? बी की वर्तमान आयु आपकी 15 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 112 गुणा 5 के बराबर 4 को हल कीजिए। 112 में 5 के बराबर 4 का मतलब कितना होता है? 5 के बराबर 4 का मतलब होता है 625। 625 का गुणा करना है 112 में आपको। तो 112 गुणा 625 गुणा कर लीजिए, कितनी बार आएगा? तो देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसमें जीरो काउंट कर लीजिए। 5 के बराबर 4 है और यहाँ इसमें भी 2 के बराबर 4 मिल जाएगा, क्योंकि 8 से कट रहा है, सॉरी 16 से कट रहा है। तो ये इसमें भी कितने होंगे? 2 के बराबर 4 मिल जाएगा। यहाँ से 5 के बराबर 4 मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर होगा उसमें जीरो कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 जीरो है। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, सिंपल सा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। इसका जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा?
तो 70,000 ही आएगा, नहीं तो आप 0 काउंट करके भी आप इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 1056 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 23 से विभाजित करना है तो देखिए जब हम 23 से भाग करेंगे 1056 में कितना शेषफल आएगा, तो 23 चौक 92, कितना बचेगा 13 और ये आएगा 6 और 23 पंजे 115, ठीक है। कितना बचेगा, ये आपको बचेगा 1 और 2 21 बचेगा। यानी कि यदि हम इसमें से 21 घटा दें तो हमें संख्या 23 से पूरी कट जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो कितनी जोड़ी जाए, जो शेषफल है उसको भाजक में से घटा दीजिए, यानी कि 23 माइनस के 21 कितना जाएगा 2, यानी कि जोड़ने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी आपकी 2। यदि सांकेतिक भाषा में ग्लेयर को इस तरह से लिखा जाता है, मानसून को इस तरह से, तो रैनसम को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी कोडिंग की गई है। जैसे जी का कोड क्या है 6 है, एल का कोड क्या है 7 है, ए का कोड क्या है 8 है, इस तरह से कोडिंग की गई है। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा रैनसम को किस तरह से लिखा जाएगा, तो आर का कोड ढूंढना पड़ेगा हमें सबसे पहले। आर का कोड कितना है, यानी 1 2 3 चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 1 आ रहा है, पहले तो 1 आएगा, ठीक है, सब में 1 दे रखा है। फिर ए का कोड क्या है, ए का कोड है 8, एक के बाद कितना आएगा 8 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर एन देखिए, एन का कोड कितना है 1 2 3, तीसरे नंबर पे देखिए कितना है 9, 1 8 के बाद में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, जो कि इसमें है और इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करिए एस का कोड, एन के बाद में क्या है एस है, यहाँ पे कितना कोड है 5, तो 9 के बाद में कितना आएगा 5 आएगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है, तो यही आपका क्या बनेगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। देखिए इसको बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और इस दिशा में इसका क्या है मुंह, ठीक है, उत्तर दिशा में, इसको उत्तरी दिशा ही माना जाता है। तो कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, क्या चलता है वो दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर कहाँ चलता है 30 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो चुका है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर 25 मीटर चल रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 55 मीटर, यानी 30 तो यहाँ तक हो जाएगा, 25 और आगे चलेगा, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना चल गया 55 मीटर। अब आगे देखिए, अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, अंत में कितना चलता है 40 मीटर चलता है। क्लियर, पूछा क्या है, बताएंगे चलना आरंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है, यानी इस वाले बिंदु से ये वाली दिशा आपसे पूछिए, तो यहाँ प्लस बना दीजिए, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी, जैसे ये उत्तर दिशा थी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये दिशा कौन सी हो गई पूर्व और दक्षिण के बीच की, दक्षिण पूर्व, यानी आपको किस दिशा में है, तो आपको दक्षिण पूर्व दिशा में है, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज ने एक महिला से कहा है, ठीक है, कि उसकी जो माँ है, यानी महिला की जो माँ है वो तुम्हारे पिता की, सॉरी महिला की नहीं, व्यक्ति की जो माँ है वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, तो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, वो महिला स्वयं होगी, और उसकी माँ कौन है, एक व्यक्ति की। तो देखिए इसमें इसका डायग्राम बनाते हैं, चलो देखिए कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है सूरज, ठीक है, और एक है आपकी महिला, 3 लोग हैं, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज ने एक महिला से कहा, क्या कहा है कि उसकी माँ, यानी जिस व्यक्ति की जो माँ होगी वो कौन है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की, इसके पिता की, ठीक है, इसका पिता यहाँ आएगा, इसके पिता की इकलौती बेटी, इसके पिता की इकलौती बेटी तो खुद ही हो जाएगी, इसके पिता की इकलौती बेटी तो खुद ही होगी ना महिला। अब ये महिला कौन है, इस व्यक्ति की माँ है, तो ये महिला कहाँ पहुंच जाएगी, ये महिला पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब पूछा क्या है, बताइए औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध, यानी ये महिला जो है इस व्यक्ति कौन लगेगी, तो माँ ही लगेगी, इस माँ के बारे में ही बात चल रही है, कौन लगेगी, माता ही लगेगी, ऑप्शन नंबर 2। एक कुर्सी 900 रुपये में खरीद कर 810 में बेची गई है, तो लाभ या हानि बताइए।
तो देखिए 900 में खरीदी है, 810 में बेची है, तो कितने की हानि हुई है? तो आप कहेंगे हानि हुई है 900 माइनस के 810, यानी कि 90 रुपये की हानि हुई है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज में पूछा है, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य, यानी कि 900 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से कटेगा आपका 10 बार। कितने परसेंट की हानि हुई है? तो 10% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर 2। सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर खड़ी हैं। यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़ती है तो विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है? देखिए, ये दिशा पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, मान लेते ये आपका सूरज निकल रहा है। ठीक है, और एक का मुंह इधर की तरफ है और एक का मुंह इधर की तरफ है। ठीक है, अब कह रहा है कि सूर्योदय समय विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे के अभिमुख होकर खड़ी है, एक दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। अभी इनमें पता नहीं है कौन विनीता है कौन सुनीता है। फिर बोल रहा है कि यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़े, तो देखिए सूर्य इधर से निकलता है पूर्व दिशा से, ये दिशा कौन सी है? पूरब है। जब इस सूर्य इधर से निकलेगा, छाया किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी। तो इसकी छाया किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी। इसकी छाया भी इधर पड़ेगी। तो आपसे बोला विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर का, इसका बाईं ओर किधर होगा? इधर ही होगा। इसके बाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब ये कौन सी होगी? ये कौन होगी? विनीता होगी, क्योंकि इसकी जो छाया है इधर पड़ रही है, जो कि इसके बाईं ओर ही है। तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी सुनीता हो जाएगी। तो विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है? तो विनीता का मुख किस दिशा की ओर है? तो दक्षिण दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर 3। 3 अलग-अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बजती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बजती हैं, तो इसके पश्चात वे एक साथ कब बजेंगी? यानी कितने समय के बाद बज जाएंगी? तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि जो समय दे रखा होता है उसका एलसीएम लेना होता है। जो समय दे रखा था उसका एलसीएम लेना होता है। समय क्या दे रखा है आपको? 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड समय दे रखा है सेकंड में। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 48 के टुकड़े कर लीजिए, 12 गुणा 4, इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 6, इसको लिख सकते हैं 12 गुणा कितना? 12 108। ठीक है, अब सब में 12 कॉमन है, 12 ले लीजिए पहले। अब 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36 होता है। 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36। तो 48, 72, 108 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 गुणा 36। 12 गुणा 36 कितना होता है? 12 6 72 और बस 12 36 और 7 43, यानी कि 432 सेकंड इसका क्या आ जाएगा? वो एलसीएम आ जाएगा। यानी इतने सेकंड के बाद में वो जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी, सॉरी घंटियां नहीं, ट्रैफिक की जो लाइट हैं वो एक साथ जलेंगी। लेकिन आपका आंसर तो मिनट में दे रखा है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड है। तो 432 बटे में 60। ठीक है, काटिए, 12 से कटेगा ये, 12 पंजे 60, 5 बार, 12 से कटेगा, 12 दूनी 36, 12 चिंग, सॉरी 12 दिया 36, और कितना बचेगा? 7 12 चिंग 72, कितना आएगा? 36/5। 36/5 का मतलब क्या है? 5 सत्ते 35, और 1/5, 1/5 का मतलब क्या है? 7 मिनट, और 1/5 में 60 का गुणा कर देंगे तो 12 सेकंड। ठीक है, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में वो बत्तियां एक साथ चौराहे पे एक साथ जलेंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है, कुल मिला के एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि एलसीएम हमारे सेकंड में आएगा, क्योंकि ये सेकंड में दे रखी है, बाकी मिनट में चेंज कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य था कि अहिंसा या फिर अछूतों और दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, या फिर सत्याग्रह। तो गांधी जी का जो अछूत सर्वोदय से तात्पर्य था वो था नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का सृजन। ठीक है, बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इनसे कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। वैसे तो इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा गांधी जी से वहाँ बताते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लिए, जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी जी वापस आए थे, गांधी जी वापस कब आए थे? तो ये आए थे आपके 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। कब हुआ था ये क्या था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को कौन बुला के ले गए थे? तो वो बुला के ले गए थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद में पॉइंट पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था आपका 1920 में। ठीक है, और बंद कब कर दिया था? तो चौरी चौरा घटना हो गई थी। चौरी चौरा घटना के बाद में 1922 में 5 फरवरी को घटना हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद में 1922 में ये बंद कर दिया था। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1920 में और बंद कर दिया था 1922 में। इसके बाद देखिए, इन्होंने जो गांधी जी थे, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में हिस्सा लिया था। हिस्सा नहीं, सॉरी, अध्यक्षता की थी। तो उस अधिवेशन का कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो उसका नाम था अधिवेशन का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव किस स्टेट में पड़ता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बेलगांव किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, कब की थी? तो 1924 में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद देखिए, इसके बाद नंबर आता है दांडी यात्रा का। तो दांडी मार्च कब किया था? तो दांडी मार्च किया था, यानी दांडी यात्रा की थी तो 12 मार्च 1930 को, और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 24 दिन की यात्रा थी। और ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी आश्रम से। सॉरी, ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? तो शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से, ठीक है। और ये खत्म कहाँ हुई थी? तो खत्म हुई थी दांडी नामक स्थान पर। दांडी नामक स्थान पर। इस यात्रा का मुख्य कारण क्या था? क्यों ये यात्रा शुरू की गई थी? तो उसका था नमक कर का विरोध करना। नमक कर का विरोध। ठीक है, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा था कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के समाप्त होने के बाद ही शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1930 कर लीजिए। सबने अवज्ञा जो आंदोलन था वो दांडी यात्रा के समाप्त होने के बाद शुरू किया गया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है कि जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने भाग लिया था कौन से में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन और बने आपके वो भी नोट कर लीजिए, अब जब लिखवा ही रहे हैं तो आपको। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा वो भी गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ पुस्तकें हैं, जैसे हरिजन पत्रिका है। हरिजन पत्रिका इन्हीं की है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक भी किन की है? इन्हीं की है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक इनकी है तो वो इन्हीं की है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने ही शुरू किया था। ठीक है, फिलहाल इतने सारे पॉइंट ही नोट कर लीजिए, बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? भुगतान संतुलन कौन सा इसमें खाता शामिल नहीं होता? चालू खाता होता है, पूंजी खाता भी होता है, और आधिकारिक आरक्षित खाता भी होता है, लेकिन एक तरफा भुगतान खाता इसमें नहीं होता। ठीक है, भुगतान संतुलन क्या होता है कि जितना मतलब जितना हम आयात कर रहे हैं उतना ही हम क्या करें? निर्यात करें, तब तुम्हारा भुगतान क्या रहता है? संतुलन में रहता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का प्राचीन नाम है? कामरूप का
कामरूप एक प्राचीन नाम है। कामरूप किसका एक प्राचीन नाम है? तो आपको पता होगा जो कामरूप है वो क्या है, वो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। असम को पहले किस नाम से जानते थे? तो असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, असम को किस नाम से जानते थे? कामरूप के नाम से। असम में आपने एक उसका नाम सुना होगा राज्य का, उसका नाम क्या है? अहोम राज्य। अहोम जो राज्य था, जैसे मुगल वंश था ऐसे अहोम वंश था, तो अहोम वंश किस राज्य से संबंधित है? तो वो भी आपका असम राज्य से ही संबंधित है। आपका क्या? तो वो आपका असम अहोम राज्य। ठीक है, और यहीं आपसे पूछा जाए कि जो असम का जो आपका, अच्छा असम के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले पॉइंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे असम में ही है। किस लिए फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि आपने एक नाम सुना होगा माजुली, माजुली द्वीप। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी आपका असम में ही है। ये किस नदी पर है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका माजुली द्वीप। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका असम में है। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पे आपका अम्बुबाची का मेला लगता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है। और कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका असम में ही है। और असम की बात चल रही है तो असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है, उसका नाम क्या है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। ठीक है, काजीरंगा हो गया आपका, मांझी द्वीप हो गया, कामाख्या देवी हो गया, सत्रिया हो ही गया आपका। और कुछ लोक नृत्य भी हैं, जैसे आपका बिहू है। बिहू लोक नृत्य कहाँ का? असम का। बिहू है, बगरुम्बा है, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये आपके असम की ही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बात हो रही है प्रथम महिला अध्यक्ष की। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी या फिर सुब्बालक्ष्मी? पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। बात करें एनी बेसेंट की, तो इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। इनकी पुस्तकें हैं न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। दूसरी है अब कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ आपकी बहुत फेमस है। कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है? तो एनी बेसेंट की ही है कॉमनवेल्थ। ठीक है, और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रथम महिला जो थी बनी थी इसमें, तो वो अधिवेशन था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917, यानी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये पहली महिला बनी थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। लेकिन यहाँ नाम दे रखा है सरोजिनी नायडू का। तो सरोजिनी नायडू भी फेमस है आपकी। ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये पहली महिला थी और ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इनको बोलते हैं भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट ये क्या है? ये आपकी किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू ही बनी थी। तो ये पॉइंट आपका नोट करिएगा, या नोट करिएगा। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो वो सरोजिनी नायडू ही बनी थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस और टी की अलग अलग लंबाइयाँ हैं, आर टी से लंबा है। ये कह रहा है आर किससे लंबा है? आर टी से लंबा है। तो टी नीचे आएगा, आर ऊपर आएगा, परंतु पी से छोटा है। यानी आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। एस क्या है? क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है, तो क्यू नीचे जाएगा, एस बीच में, और टी से छोटा तो टी ऊपर आएगा। इनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? जो सबसे ऊपर होगा कौन है? पी। सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सबसे लंबा हो जाएगा आपका पी। ठीक है, मैंने जो लगाया इनको इस तरह से बढ़ते क्रम में लगाया। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। इसमें भिन्न वाला चुनिए आप कौन सा है।
तो देखिए इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा। देखिए ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होता है, सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत होता है, आई और आर एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन जी और क्यू एक दूसरे के विपरीत नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है क्या आएगा। तो देखिए 6 से 9 कैसे बनाए, प्लस के 3 करके, 9 से 13 प्लस के 4, फिर प्लस के 5 हुआ है, फिर प्लस के 6 हुआ है, तो फिर कितना होगा, प्लस के 7। 24 में 7 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 31। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना नंबर आएगा, 31 आएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है कितना आना है। देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें लॉजिक लगा है आपका, देखिए 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 माइनस के 1 कर देंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 5 तो 7 होते हैं, 7 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 आएगा। तो ऐसे ही 6 और 1 7, 7 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 ही आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से बड़ी है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख से बड़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया है। यानी पहले 20% टैक्स जा रहा था, अब कितना जा रहा है, 16% जा रहा है। अब क्या है, वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। जितना टैक्स वो पहले देता था उतना ही टैक्स क्या देता है, वो अब देता है। पूछा क्या, उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी, यानी उसकी जो आय बढ़ी हुई है, मतलब बढ़ने के बाद जो उसकी आय है वो कितनी है। तो मान लेते हैं उसकी जो पहले आय थी वो कितनी थी, एक्स लाख रुपए थी, एक्स लाख रुपए, ठीक है। अब आय कितनी हो गई, अब 2 लाख रुपए बढ़ गया, यानी एक्स प्लस 2 लाख हो गई, ठीक है। पहले टैक्स कितना जा रहा था, 16%, अब टैक्स कितना जा रहा है, सॉरी पहले टैक्स कितना जा रहा था, 20%, अब कितना जा रहा है, तो 16%। दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। तो टैक्स किस पे जाता है, आय पे ही जाता है। तो एक्स का जो 20% होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 2 के 16% के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे होगा। 100 से 100 खत्म, 5 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा 5वां, 4 से कटेगा ये 4वां, तो ये कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस के 8, ठीक है। 4x इधर आएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा इधर बचेगा 8। x क्या था, हमारी पुरानी आय थी, यानी पहले आय कितनी थी, 8 लाख रुपए थी। आपसे पूछा क्या, बढ़ी हुई आय, अब आय कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, यानी कि 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 12 संख्या का औसत 15 है और पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 14 है। किनका, पहली 2 का। तो इसी संख्या का औसत बताइए। देखिए 12 का औसत कितना था, तो आप कहेंगे 12 संख्या का औसत है 15, और 2 संख्या का औसत कितना है, 2 संख्या का औसत है 14। तो सभी संख्या का औसत तो 15 था, 2 का कितना है, 14 है। कितनी कमी हुई है, तो आप कहेंगे 1 की कमी। औसत में औसत में क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, हर एक संख्या के बराबर बंटना। तो 1 की कमी हुई है, कितने पे हुई है, 2 पे कमी हुई है, तो कुल मिला कितनी कमी हो जाएगी, 2 गुणा माइनस के 1, यानी कि माइनस के 2, यानी कि 2 की कमी हो गई कुल मिला के पूरे पे, सॉरी, यानी 2 संख्या में कितनी कमी होगी, तो 2 की कमी हो गई। पूछा क्या, सी संख्या का औसत, तो सी संख्या कितनी बची, 10 संख्याएं बची। तो 10 संख्या का औसत जो होगा वो हमें रखना कितना है, हमें रखना है 15। कितना रखना है, 15 रखना है। तो जो शेष 10 संख्या होंगी उनका औसत 15 तो होना ही चाहिए, प्लस जो घाटा हुआ है 2 का, उसकी भी भरपाई उसको करनी पड़ेगी, तभी पूरी संख्या का औसत कितना रहेगा, तो 15 रहेगा। तो 10 संख्या का औसत 15 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो 2 का घाटा हुआ है वो भी उनको भरपाई करनी पड़ेगी। तो 2 का घाटा कितने में पूरा करना पड़ेगा, 10 पे पूरा करना पड़ेगा। तो 2/10, 2/10 का मतलब 1/5। तो औसत कितना आ जाएगा, 15 प्लस 1/5, यानी कि 15 सही 1/5। तो जो शेष 10 संख्या होंगी उनका औसत कितना होगा, 15 सही 1/5। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात कितना है, 10:3 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन दे रखा है 10x मान लेते हैं इसको, और ब्याज दे रखा है 3x। समय कितना दे रखा है, तो समय दे रखा है 5 वर्ष। ब्याज की दर पूछिए। आपको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज ही दे रखी है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज तो कहीं दे नहीं रखी। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यही होता है फॉर्मूला।
अब देखिए मूलधन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे मूलधन दे रखा है 10। साधारण ब्याज आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है, और मूलधन दे रखा है आपका 10 और ब्याज दे रखी है आपको 3, क्योंकि मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है 10:3। तो मूलधन हो गया आपका 10 और ब्याज हो गई 3, दर आपसे पूछिए आर मान लेते हैं इसको, समय दे रखा 5 वर्ष, बटे में आ जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, तो हर बार हो जाएगा 2 3 6%। दर कितनी दर हो जाएगी आपकी 6% की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी। पूछा क्या, दर पूछिए, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। देखिए इसका एक तरीका तो होता है कि आप अनरूट वाले तरीके से कर लीजिए आप। एक तरीका इसका होता है कि आप जो फॉर्मूला होता है ना बेसिक वाला, आप उससे कर लीजिए, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 इससे कर लीजिए। ठीक है, जो दूसरा तरीका वो भी मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिए। मैं आपको इसको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। देखिए ए क्या है मिश्रण, पी क्या है मूलधन, आर दर है, एन क्या है समय। तो मिश्रण कितना है, मिश्रण दे रखा है आपको 1348.32, मूलधन दे रखा है 1200 बराबर 1+r हमें चाहिए। ठीक है, एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 2 वर्ष का। इसको सॉल्व करिए तो ये आपका क्या जाएगा, इधर हो जाएगा 1348.32 बटे में कितना जाएगा 1200, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, इधर 1+r/100 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ बटे में कितना जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, तो ये किससे कटेगा, ये आपका 12 है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। क्या ऊपर वाला 3 से कट रहा है, ऊपर वाला 3 से कट रहा है, कटा चेक कर लेते हैं। ये 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 3 हो गया, ऊपर वाला 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 4 0। ठीक है, ऊपर वाला 3 से काटते हैं, कितना कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 27, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 4 4 9 4 4 बटे में कितना जाएगा, 4 0 0 0 0। इधर तो आपका यही चल रहा था 1+r/100 अब देखिए ऊपर वाला 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा आपका ये 10,000 बार, और 4 से ये कटेगा आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, 4 तिया 12, कितना बचा, 2 बचा, 4 छक 24। तो ऊपर बचा आपका 1 2 सॉरी 1 1 2 3 6 बटे में 10,000 बराबर 1+r/100 ये बचा। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा आपका 1+r/100 बराबर 112 3 6 बटे में 10,000। ठीक है, अब इधर से बार घटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, तो 1+r/100 बराबर हो जाएगा अंडरूट में 11,236 बटे में 10,000। ठीक है, 11,236 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे ये 106 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 106 का वर्ग। कैसे पता चला 106 का वर्ग है, कि देखिए 11,236 किसका वर्ग होता है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए 36 6 किसके वर्ग में आता है, तो आप कहेंगे 6 के वर्ग में आता है। और 112 से कम किसका वर्ग होता है, तो 112 से कम होता है 10 का वर्ग। तो कितना आ गया, 106 आ गया। तो ऊपर आ जाएगा, सॉरी वर्गमूल तो आएगा नहीं, फिर 1+r/100 बराबर हो जाएगा आपका 106 बटे में 100। 10 से 100 का वर्ग हो जाएगा। अब 1 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, r/100 बराबर 106/100 माइनस के 1। तो इधर बचेगा 106 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, तो 6/100। इधर कितना है, r/100, 100 से 100 खत्म, r बराबर कितना बचा, r बराबर बचा 6%। तो दर कितनी होगी, दर होगी आपकी 6%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। मूल्यवर्धित कर का मतलब वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सबसे पहले किस राज्य में लगा था, तो ये लगा था आपका हरियाणा में। कहाँ लगा था, हरियाणा में। फिलहाल तो वैट खत्म कर दिया गया, अब कौन सा चल रहा है, जीएसटी चल रहा है। जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लगा था, तो असम में लगा था।
कब से चालू हुआ है? आपका 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन, यानी वही वाला जो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया था 19 में। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप कहेंगे बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये आपका कर्नाटक राज्य में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में, ठीक है। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, तो कौन सा था? वो आपका बेलगांव अधिवेशन था। नेक्स्ट है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। यानी हवा के द्वारा, जल के द्वारा और बर्फ के द्वारा जो मिट्टी की परतों का अपरदन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अपरदन नहीं बोलते हैं। मिट्टी की जो परत कट जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको अपरदन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा वायु अपरदन, जल अपरदन, तो ये क्या होता है? अपरदन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है, पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहले स्किल इंडिया उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। किसके द्वारा? ये आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान कौन? अभी केंद्रीय मंत्री है, ठीक है। कौशल विकास केंद्रीय मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर का प्रहरी कौन कहलाता है? असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, NCC या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। तो पूर्वोत्तर का प्रहरी बोलते हैं असम राइफल को, ठीक है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शिलोंग में, और शिलोंग कहाँ पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी। और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? शिलोंग में हो जाएगा। असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल, तो वो है आपके, उनका नाम है विकास लेखरा। विकास लेखरा असम राइफल के कौन है? वर्तमान में महानिदेशक है, ठीक है। और असम राइफल का काम क्या होता है? असम राइफल का काम होता है कि भारत की जो सीमा म्यांमार के साथ लग रही है और चीन के साथ लग रही है, चीन और म्यांमार के साथ जो सीमा की सुरक्षा करने का काम किसका होता है? तो होता है असम राइफल का ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा? 8 का संबंध 46 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? देखिए 8 का संबंध 46 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? तो 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। 64 को जब उल्टा करके लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा? 46। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 को जब उल्टा करेंगे कितना आएगा? 1 8, यानी कि 18। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आर का अर्थ माइनस है, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ भाग है और सी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो नीचे दिए गए पद का मान बताइए। तो जैसा दे रखा है तो उसको लिख लीजिए। ए की जगह पे कितना आएगा? ए की जगह पे आएगा प्लस, फिर कितना है? 36 है, फिर क्या है? सी का अर्थ क्या है? गुणा, फिर क्या आएगा आपका 2, फिर बी का अर्थ क्या है? भाग, और फिर 4 है, और फिर आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ माइनस है 11। ये मिल गया आपको। अब इसको बोडमास नियम के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 36 गुणा 2 बट्टे में कितना जाएगा? 4 माइनस के 11, ठीक है। 2 से कटेगा आपका 2 बार, और 2 से कटेगा आपका ये 18 बार। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस के 18 माइनस के 11। 25 18 कितना होता है? 43। 43 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहेंगे 32 बचेगा। कितना बचेगा? तो 32 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले दिन 25 रुपये कमाता है, फिर अगले दिन 15 रुपये खर्च कर देता है, फिर वह तीसरे दिन 25 रुपये कमाता है, फिर चौथे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। इसी प्रकार आगे करता है तो कितने दिनों में पहली बार उसके हाथ में कितने रुपये होंगे? 105 रुपये होंगे। तो देखिए ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जिस पर आपने प्रश्न पढ़े होंगे। कोई बंदा किसी खंभे पर चढ़ता है 3 मीटर, फिर खिसक जाता है 2 मीटर, फिर चढ़ता 3 मीटर, फिर खिसक जाता है 2 मीटर। तो आपका उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो जो पहली बार छलांग लगाता है या फिर पहले दिन जो कमाता है उसको टोटल में से घटा दीजिए। तो 105 में से जब हम 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 80 बचेगा, ठीक है। अब आइए लौट के क्वेश्चन पे दोबारा। तो पहले दिन यानी एक दिन में कमाता है 25 रुपये, और दूसरे दिन कितना खर्च कर देता है? दूसरे दिन खर्च करता है 15 रुपये। तो कुल मिला के 2 दिन में उसके पास कितने रुपये बचेंगे? तो कुल मिला के 2 दिन में उसके पास बचेंगे 10 रुपये। कितने बचेंगे? 2 दिन में बचेंगे उसके पास 10 रुपये बचेंगे, क्योंकि 25 कमाए उसने, 15 खर्च कर दिए, तो 2 दिन में कितने रुपये बचे? 10 रुपये बचे। 2 दिन में 10 रुपये बचे, इसका मतलब इसका औसत निकालना चाहें तो हम एक दिन में कितने बचेंगे? तो एक दिन में बचेंगे 5 रुपये।
ठीक है, हमें सबसे पहले 80 तक पहुंचना है, तो 80 रुपये हमें बचाने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? तो 5 रुपये बचाने के लिए हमें 1 दिन लग रहा है, तो 80 रुपये बचाने के लिए हमें कितने दिन लग जाएंगे? तो आप कहेंगे 80 रुपये बचाने के लिए इसका कितना गुना है? 16 गुना, तो इसका भी 16 गुना कर दीजिए, कितने दिन लग जाएंगे? तो आप कहेंगे 16 दिन लग जाएंगे। ठीक है, यानी 80 रुपये हमारे हाथ में कब आएंगे? जब 16 दिन हो जाएंगे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो 17वां दिन होगा, जो आपका 17वां दिन होगा, 17वें दिन क्या आएंगे आपके हाथ में? अगले दिन 25 रुपये आएंगे। तो जब आपके हाथ में 25 रुपये आएंगे तो अब आपके हाथ में कितने हो जाएंगे? 80 तो आपके पहले से थे, 25 और आ गए, कितने हो जाएंगे? 105 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब 17वें दिन आपके हाथ में कितने रुपये होंगे? 105 रुपये होंगे। आपसे यही पूछा था आपके हाथ में 105 रुपये कब होंगे? तो आप कहेंगे 17वें दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। प्लेट का वजन कितना है? तो प्लेट का वजन है 4725 ग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है तो x का मान बताइए। देखते हैं इसे। देखिए, जो आपको वर्गाकार आधार की प्लेट दे रखी है उसका आयतन कितना होगा? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वर्गाकार प्लेट की लंबाई और चौड़ाई तो दोनों समान है, एक्स और चौड़ाई का मतलब, इस चौड़ाई का मतलब आप ऊंचाई समझिए, ठीक है, इसकी या फिर उसकी मोटाई समझिए। तो इसका वर्गाकार प्लेट का आयतन कितना हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा लंबाई यानी कि एक्स, चौड़ाई भी इसकी एक्स ही है, और ऊंचाई यानी कि मोटाई कितनी है? तो 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे रखी है, ये ग्राम में दे रखा है, और आंसर भी आपका किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में ही निकालना है आपको। ठीक है, वैसे इसने बोला नहीं है पर आपको, अच्छा ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही आपका आंसर दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 0.1। आयतन तो आपका कितना हो जाएगा? एक्स एक्स इंटू 0.1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे में, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि बटे में 10 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्लेट है वर्गाकार प्लेट, उसका आयतन कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बटे में 10 घन सेंटीमीटर। अब आयतन है किसके बराबर? देखिए, वजन तो आपका दे रखा है, पूरी प्लेट का वजन दे रखा है 4725 ग्राम, और 1 घन सेंटीमीटर का वजन कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 8.4 ग्राम। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4725 बटे में 1 का भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8.4 का भाग कर देंगे तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 47250 बटे में 84। ठीक है, तो ये भी आयतन है उसी प्लेट का, ये भी आयतन है उसी प्लेट का, दोनों बराबर और रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे में 10 बराबर 47250 बटे में 84। ठीक है, 10 का गुणा किधर होगा? इधर होगा, तो इधर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 4725, 2 जीरो हो जाएंगे, बटे में कितना जाएगा? 84। ठीक है, अब देखिए 84 किससे कटता है? तो 21 से कटता है, 3 से भी कटेगा, तो काट के देख लेते हैं कोई संख्या कट रही हो तो आपकी। सबसे पहले हम इसको काटते हैं, 12 से काट के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 सत्ते कितना होता है? 84। 7 से काट लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आप इसको काटिए, 12 से काटिए, 12 सत्ते 84, 12 दिया 36, कितने बचे? 11, और 12 नंबर 108, कितने बचेंगे आपके? 4, और 12 दिया 36, कितने बचेंगे आपके? 9, 12 सत्ते 84, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, 7 से काटिए, 7 पंजे 35, कितने बचेंगे? 4, 7 बचेंगे 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 3, 7 पंजे 35, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5625। ठीक है, कितने? 5625। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 5625, और 5625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का 5, 56 का, 56 से कम किसका होता है? 7 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75। कितनी आई? 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, यदि आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए वीडियो पड़ी हुई है, आप आराम से जाकर देख सकते हैं चैनल पर जाके, और आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे निकलते हैं वर्गमूल और घनमूल। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक्स अपॉन वाई बराबर ए प्लस 2 है बटे में ए माइनस के 2 है, और तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए, इसका मान कैसे निकालेंगे। देखिए, एक तरीका तो आपने ये है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, अब तो आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का प्रयोग करके।
वो थ्योरम क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तो आपको दे रखा है एक्स अपॉन वाई बराबर ए प्लस 2 बटे में ए माइनस के 2। हमें चाहिए स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए स्क्वायर में वैल्यू। तो यदि हम दोनों तरफ का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, दोनों तरफ का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा बटे में क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर मिल जाएगा। इधर से वर्ग करेंगे ए प्लस बी का उत्तर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस के 2ab यानी कि 2 ए। ऐसे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 गुणा ए। ठीक है, नीचे इतना बचेगा ऊपर इतना बचेगा, इसको और आगे सॉल्व करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4a बटे में ये हो जाएगा आपका। अच्छा, इसको थोड़ा और तरीके से कर सकते थे, चलिए कोई नहीं, आप ऐसे ही करिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4a। ठीक है, अब लगाइए इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम। कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम क्या होती है कि अंश में से हर को हटाइए और फिर अंश में हर को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इधर अंश में हम यदि हम हर को घटाएंगे तो ए स्क्वायर में से, इसको लिखिए पहले अंश लिख लीजिए, इसमें से हमको किसको हटाना है, हर को घटाना है, तो ये माइनस के ए स्क्वायर आएगा, फिर माइनस के 4 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस के 4a हो जाएगा। ठीक है, बटे में अंश के हर को जोड़ना है, तो ए स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4a प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, वो ऊपर कितना बचेगा 4a प्लस 4a यानी कि 8a बचेगा इधर ऊपर, नीचे कितना बचेगा, तो देखिए माइनस के 4a से प्लस के 4a खत्म, नीचे बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस के 4 प्लस 4 8, इधर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से आपका कॉमन आ सकता है नीचे से 2 ए स्क्वायर प्लस के 4, 2 से कटेगा आपका ये 4 बार, तो ये हो जाएगा इधर 4a बटे में ए स्क्वायर प्लस के 4, इधर कितना बचा था एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा आंसर, आपसे यही तो पहले पूछी थी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई आपकी 4a बटे में ए स्क्वायर प्लस के 4a बटे में ए स्क्वायर प्लस के 4, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 tan a बराबर 4 है तो 5 sin a माइनस के 3 cos a बटे में sin a प्लस के 2 cos a की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए 5 tan a की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी रखी है 4, तो यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, tan a बराबर हो जाएगा 4 बटे में 5। क्लियर, हमें चाहिए वैल्यू चाहिए 5 sin a माइनस के 3 cos a और sin a प्लस के 2 cos a की। तो देखिए हमें वैल्यू दे रखी है 10 के रूप में, तो हम उसको 10 के रूप में चेंज करना पड़ेगा हमें, 5 sin a माइनस के 3 cos a बटे में sin a प्लस के 2 cos a। ठीक है, sin a, इस पूरे में से हम क्या करें साइन कॉमन ले लें, तो साइन कॉमन लेने का मतलब क्या है 5 बचेगा, यहाँ पे साइन हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 cos a बटे में sin a बचेगा, बटे में नीचे क्या बचेगा, यहाँ से sin a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा 2 cos a अपॉन में sin a। ठीक है, sin a से sin a खत्म। अच्छा ये बताइए, जैसे tan a की वैल्यू 4/5 है तो यहाँ से cot a की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा हो जाएगा ना 5/4, क्योंकि tan और cot क्या होते हैं आपका उल्टा होते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस के 3, cot a की वैल्यू कितनी है, cos अपन sin a क्या होता है cot a होता है, और cot a की वैल्यू कितनी थी 5/4, यहाँ 5/4 हो जाएगा, ऐसे ही 1 + 2 cot a की वैल्यू 5/4, बस सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस के 5 या 15 बटे में 4, इधर 1 प्लस के 10 बटे में 4, तो 4 पंजे 20 माइनस के 15 कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 होता है,
बटे में 4 है ये, इस पूरे के बटे में कितना है 4 एकम 4 10 14, 14 बटे में 4, 4 से 4 खत्म, कितना बचेगा 5 बटे में 14 बचेगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा 5 बटे में 14, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष मास में एक कंपनी का कुल व्यय 60,000 रुपये है, व्यय की 1 से 4 के विभिन्न मदों को निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है। कच्चा माल है, परिवहन है, बिजली है और परिव्यय है। ठीक है, पूछा क्या ऊपर व्यय की धनराशि क्या है, ऊपर व्यय कौन सा है 4th नंबर वाला, यानी कि 108 डिग्री। तो देखिए ये पूरा पूरा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 60,000 को, यानी कुल खर्चा ही तो है ये पूरा कुल खर्चा को दिखा रहा है, तो डिग्री में दिखा रहा है 360 डिग्री को, लेकिन एक्चुअल में कितना दिखा रहा है 60,000 रुपये को। पूछा किसका ऊपर व्यय का, यानी 108 डिग्री की वैल्यू पूछिए, तो 108 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 60,000 बटे में 360 इंटू 108। ठीक है, तो 36 से कटेगा 3 बार, 36 से कटेगा 10 बार, 1 0 से 1 0 खत्म, 6,000 इंटू 3 कितना होता है 18,000, यानी ऊपर व्यय पे कितना खर्चा हो रहा है, तो ऊपर व्यय पे खर्चा हो रहा है आपका 18,000, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, अमरावती शैली का विकास किस राजवंश के शासन में हुआ था। अमरावती शैली कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना वाले क्षेत्र में, हैदराबाद वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और उसमें कौन सा राजवंश का मतलब वो था शासन था, तो वो था आपका सातवाहन राजवंश का। ठीक है, तो अमरावती शैली का विकास किसके समय हुआ है, सातवाहन वंश के समय हुआ है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सेमुक था, कौन था सेमुक। नेक्स्ट देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 153 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि जो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है, न्यूनतम आयु वो कितनी होती है। ठीक है, न्यूनतम आयु आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। क्लियर। देखिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई, सिमलीपाल, नीलगिरी, भितरकनिका या फिर खंगचेंद दंगोजा। कहाँ की गई थी, ये आपकी की गई थी नीलगिरी में, कब 1988 में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर किया गया था, नीलगिरी में सबसे पहले किया गया था। वर्तमान में कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, तो वर्तमान में है 18। कितने हैं 18। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों कहाँ पर है, आपका पड़ता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है, तो आपने नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, मतलब हरित क्रांति के विश्व जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग ये कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, कृषि से ही होता है, तो जो बोरलॉग पुरस्कार दिया जाएगा वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा, वो कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने चौकोर निम्न चित्रित दृश्य में दिए गए हैं, चौकोर पूछा है कितने चौकोर दिए गए, तो देखिए यहाँ पे चौकोर से मतलब है आपका या तो आयत बता दीजिए या फिर आप वर्ग बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितने चौकोर हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप लीजिए सबसे बड़े वाले को, एक ये हो गया, फिर छोटे वाले को दो ये हो गए, सॉरी एक और एक दो, दो हो गए, इसके बाद में एक देखिए ये वाला हो गया 3, एक ये वाला हो गया 4, एक फिर ये छोटा वाला हो गया 5, एक ये हो गया कितना हो गया 6, कितने हो गए, तो ये हो गया आपके 6। तो इसमें कितने चौकोर क्षेत्र हैं, तो इसमें आपके 6 चौकोर क्षेत्र हैं। कौन कौन से बताए मैंने, एक तो सबसे बड़ा वाला हो गया, फिर ये आपका ये बीच वाला हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, फिर एक ये वाला 5, एक ये वाला 6। ठीक है, कितने हो गए 6 हो गए। इसको देखिए श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं, ये श्रृंखला आपको पूरी करनी है। इस श्रृंखला को फिट बनाना कैसे बनेगी,
देखिए कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चार चार के जोड़े बना लीजिए। ठीक है, पूरा करते हैं कैसे बनेगी। डी के बाद में यहाँ पे क्या है, ए आया है तो यहाँ पे ए कर दीजिए। यहाँ पे बी के बाद में क्या है, सी आया है, यहाँ सी कर दीजिए। यहाँ सी के बाद में क्या है, सी के बाद में डी आया है, यहाँ डी कर दीजिए। और यहाँ पे सी से पहले क्या है, डी आया है, सी से पहले क्या है, बी, तो यहाँ बी कर दीजिए। तो आपका क्या बना है, ए सी डी बी। ए सी डी बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। आपको पैटर्न क्या बन जाएगा, बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाइए। तो आपको जब भी क्रम के अनुसार लगाइए, या तो आप सबसे पहले ढूंढ लीजिए या सबसे अंतिम ढूंढ लीजिए। तो कोशिश करते हैं, देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, तो डी सब में है कॉमन, तो डी को काट ही दीजिए, डी से हमारा कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बाई है, यहाँ डब्लू है, यहाँ डब्लू है, यहाँ पे बाई है। तो देखिए डब्लू और बाई में सबसे पहले कौन आएगा, तो डब्लू और बाई में सबसे पहले बाई डब्लू आता है। इसका मतलब या तो शुरुआत 3 से होगी, यहाँ पे शुरुआत होगी आपकी 4 से। ठीक है, या तो शुरुआत 3 से होगी, या फिर शुरुआत किससे होगी, 4 से होगी। तो 4 तो कहीं है ही नहीं इसमें, शुरुआत किससे हो रही है, 3 से हो रही है। तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करिए, पहले नंबर पे कौन आएगा, तो डब्लू है यहाँ पे भी डब्लू है। यहाँ पे डब्लू के बाद क्या है, ई आया है, यहाँ पे डब्लू के बाद आया है आई। तो ई पहले आता है, इसका मतलब 3 पहले आएगा, और जो 2 नंबर वाला है वो दूसरे नंबर पे आएगा। 3 के बाद में कितना आएगा, 2 आएगा। 3 के बाद 2 तो इसमें ही है, इसमें तो है नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा। अगला क्वेश्चन है, राखी की आयु उसकी पुत्री अनवा की आयु की 12 गुनी है। यदि अनवा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र कितनी थी। अनवा की आयु कितनी है, 3 वर्ष, और अनवा की आयु की कितनी गुनी है, 12 गुनी। इसका मतलब जो राखी की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, भारतीय 36 वर्ष, 3 गुणा 12 यानी कि 36 वर्ष की हो जाएगी। अभी पूछा क्या, 2 वर्ष पहले पूछा है, तो अभी 36 साल की है, तो 2 वर्ष पहले कितने साल की होगी, 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 34 वर्ष की। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मान देता है, और 500 मीटर दौड़ में बी सी को 10 मीटर की मान देता है। 700 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। 3 व्यक्ति हैं आपके, ए बी और सी, तीनों का यदि हम अनुपात निकाल लेते हैं, इनके समय का अनुपात, तो हमें सुविधा हो जाएगी। अनुपात निकालिए, तो जब ए 1000 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना मीटर दौड़ रहा है, 50 मीटर कम। यानी जब 1000 मीटर दौड़ रहा है ए, तो बी कितना दौड़ेगा, 950 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, और जब 500 मीटर दौड़ में बी सी को 10 मीटर से हरा देता है, तो जब बी 500 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ रहा होगा, तो सी 10 मीटर कम, यानी कि 490 मीटर दौड़ रहा होगा। क्लियर, अब इनका अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात निकालना आपको आता ही होगा, जो जगह खाली है उसको सामने वाले से भर दीजिए। यहाँ पे 950 आ जाएगा इसके सामने वाला, और यहाँ पे इसके सामने वाला यानी कि 500 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, आपस में गुणा करते हैं इनको, 1000 गुणा 500 अनुपात 950 गुणा 500 अनुपात 950 गुणा 490। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है। ठीक है, और 5 से काटिए, 5 से कटेगा आपका 19 पर, 5 से 5 खत्म, 5 ये वाला 5 भी खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 1000, यहाँ बचेगा आपका 950, यहाँ कितना बचेगा 19 गुणा 49। 19 गुणा 49 कितना होता है, तो 19 गुणा 49 होता है 19 नंबर 171, हासिल के 17 1976, और 17 कितना होता है 76 17 93, 93 होते हैं ना, यहाँ 931। यानी कि अब इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आएगा, जब ए 1000 मीटर दौड़ रहा होगा तो बी दौड़ रहा होगा 950 और सी दौड़ रहा होगा 931। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा है कि जब ए 400 मीटर दौड़ रहा होगा तो सी कितना दौड़ रहा होगा। तो बस तुलना कर लीजिए कि जब ए 1000 मीटर दौड़ रहा था तो सी कितना दौड़ रहा था 931 मीटर। जब ए 1001 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा 931 बटे में 1000। तो जब ए 400 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा 931 बटे 1000 गुणा 400। ठीक है, अच्छा आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे कितने मीटर से मान दे देगा। तो देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब ए 1000 मीटर दौड़ रहा था तो सी कितना दौड़ रहा था 931 मीटर,
इसका मतलब कितने मीटर से मार दे रहा था इसको, तो आप कहेंगे 39 मीटर से मार दे रहा था। कितने मीटर से? 39 मीटर से, है ना, क्योंकि 931 में से कितना कम पड़ गया? अच्छा 39 क्यों पड़ गया, 69 पड़ गया। 69 ही तो कम पड़ा 1000 में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जब ये 1000 मीटर दौड़ रहा था तो सी कितने मीटर से आ रहा था, आप कहेंगे 69 मीटर से आ रहा था, ठीक है। तो 1 मीटर दौड़ेगा तो कितने मीटर से हारेगा, तो ये हारेगा आपका 69 बटे में 1000। जब 400 मीटर दौड़ेगा तो कितने मीटर से हारेगा, तो 400 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 69 अपॉन में 1000 इंटू 400। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 चौक 36 के 6 हासिल के 3, 4 छिंग 24 और 3 27, बटे में कितना है 10, कितना जाएगा 27.6, यानी कितने मीटर से हारेगा वो 27.6 मीटर से हारेगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, एक निर्माता 72 रुपये प्रति 250 ग्राम एवं 80 रुपये प्रति 250 ग्राम मूल्य की चाय को दो किस्मों को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को 84 रुपये प्रति 250 ग्राम की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए 72 रुपये वाली कितनी मिला रहा है, 5 यूनिट, 80 रुपये वाली कितनी मिला रहा है, 3 यूनिट, ठीक है। और मिला के वो 84 रुपये की बेच दे रहा है, चूँकि यहाँ पे भी 250 ग्राम है, यहाँ पे भी 250 ग्राम है, यहाँ पे भी 250 ग्राम है, तो ये 250 ग्राम का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब देखिए 72 रुपये वाली किस मूल्य की है, तो 5 की है, ठीक है। 72 गुणा 5 इसका मूल्य हो गया। 80 वाली कितनी है, तो 3 यूनिट वाले मूल्य की है, तो 80 वाली का मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। कुल मिला के मूल्य कितना होगा, 72 पंजे 360, 8 या 24, 240, 360 प्लस 40 कितना होगा, 600, यानी कि जो कुल मिला के जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य आपका 600 रुपये, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 84 रुपये के हिसाब से बेची जा रही है, कितनी बेची जा रही है, तो 5 और 3 8 यूनिट बेची जा रही है, तो 8 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 84 गुणा 8, 84 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 832 के 2 हासिल के 3, 8 टोटे 64 और 3 67, यानी कि 672 रुपये। यानी 600 वाली चीज़ कितनी बेची जा रही है, 672 में बेची जा रही है। कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 72 का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 72 72 बटे में क्रय मूल्य यानी कि 600 गुणा 100, 6 से कटेगा 12 बार, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श को समान आकार के वर्गाकार टाइलों में काटने के लिए बड़ी टाइल का संभावित मान क्या हुआ। जब बात आ रही है बड़ी टाइल की, तो कुल मिलाकर आपसे क्या पूछा है, 13 और 7.5 का मासा पूछा है, 13 और 7.5 का मासा। मासापा क्या होती है, मासापा होता है आपका वह बड़ी सी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो देखिए, क्या 1.5 से 13 कटेगा, तो 1.5 से 13 नहीं कटता। क्या 5 से 13 कटेगा, 5 से 13 भी नहीं कटता। क्या 1 से 13 कटेगा, तो कट जाएगा। क्या 1 से 7.5 कटेगा, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। वैसे तो एक तो सबका ही मासा होता है, तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए। क्या 5.5 से 13 कटेगा, तो 0.5 से 13 आपका कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 26 बार कटेगा। क्या 0.5 से 75 कट जाएगा, तो आप कट जाएगा, कितना कटेगा, तो 15 बार कटेगा। तो इनका मासापा क्या बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। मासापा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। और यदि आपको ये तरीका पसंद नहीं आ रहा, तो आपको इसका मासा निकालना आना चाहिए। जो दो संख्या का मासा कैसे निकालते हैं, ये 13 है और ये आपके 7.5 है, तो 7.5 को हम लिख सकते हैं 7 बट्टे में, सॉरी 15 बट्टे में 2 लिख सकते हैं। तो 13 और 15 का मासापा कितना होता है, 13 और 15 का मासापा होता है आपका 13 और 15 का मासा, यानी ऊपर वाले का मासा बटे में नीचे वाले का लासा। तो 13 15 का मासा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है, और बटे में यहाँ पे कितना है, 1 मान सकते हैं। 1 और 2 का लासा कितना होगा, 2 होगा, तो 1 बटे 2 बराबर कितना होता है, 0.5 ही होता है। कितना होता है, 0.5 ही होता है। तो इसका मासा कितना निकल के आ गया, 0.5 ही निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका मान 1 के बराबर होगा, यानी काटने पीटने पे 1 आए। देखिए सबसे पहले इसका तरीका क्या है, बेस्ट के आप पॉइंट को एडजस्ट कर लीजिए, यानी जितने अंकों के बाद ऊपर पॉइंट है उतने ही अंकों के बाद में नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है,
यहाँ पे कितने की बात है, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे, तो कुल मिला कितने हो गए, 3 हो गए नीचे। यहाँ पे 3 है ऊपर, यहाँ पे कितना है 4, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 3 है नीचे, 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, 3 हो गया, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अंगों से रक्त का संग्रह कौन करता है, यानी कि अंगों की तरफ से रक्त को कौन लेके आता है हृदय तक, तो हृदय तक रक्त को कौन पहुंचाता है, तो पहुंचाती है शिराएं। कौन पहुंचाती है, तो शिराएं पहुंचाती हैं। और हृदय से अंगों तक कौन पहुंचाता है, तो हृदय से अंग तक पहुंचाता है, हृदय से अंग तक कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है धमनी। और अंग से हृदय तक कौन पहुंचाता है, अंग से हृदय तक पहुंचाता है शिरा। ठीक है, तो जो अंग से हृदय तक रक्त पहुंचता है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। और जो हृदय से अंग तक पहुंचता है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है। कौन मिलाता है ऑक्सीजन रक्त में, तो फेफड़े मिलाते हैं ऑक्सीजन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। न्यायिक आदेश का मतलब क्या होता है, रिट, आपने सुना होगा रिट। कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है, तो आप कहेंगे 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जो होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट SC बराबर, ये आपका अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। और जो हाई कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, 226 के तहत जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जारी करता है। 5 प्रकार रिट जारी करता है, कौन कौन सी रिट होती है पांचों, तो पहली रिट होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। दूसरी होती है परमादेश, परमादेश यानी कि मैंडेमस। तीसरी होती है प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है, चौथी होती है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक है, और 5वीं होती है आपकी अधिकार परीक्षा, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ठीक है, ये होती है 5 प्रकार की रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आपके जब मूल अधिकारों का हनन होता है तब वो जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर तो मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखा था। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो नई दिल्ली है, यानी कि दिल्ली। कितना है इसमें जनघनत्व, तो लगभग लगभग 12,000 के आसपास है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने हैं, लगभग लगभग 12,000 के आसपास है। और मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ये भी बताया था कि सबसे कम जनघनत्व किस राज्य में है, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, सबसे ज़्यादा किस राज्य में था, सबसे ज़्यादा था आपका बिहार में। कहाँ पे था, बिहार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हिमालय का कई तरह 2 तरीके से विभाजन किया जाता है। एक तो उसके जैसे आपका उसमें 70 जोन वगैरह होते हैं, उसके आधार पर विभाजित किया जाता है। एक नदियों के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, अपना अपना पूरा प्यारा भारत है। ठीक है, अपना प्यारा भारत है, तो आपने देखा होगा हिमालय पर्वत है वो इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। तो जो सबसे ऊपर वाली हिमालय की जो रेंज है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और जो दूसरे नंबर वाली इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। बीच वाली को बोलते हैं मध्य हिमालय यहाँ पे, और इसको बोलते हैं नीचे वाली को, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये 4 तरह की रेंज है। और इसका ये तो बंटवारा हो गया मतलब समय के हिसाब से। और नदियों के हिसाब से बंटवारा कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे आपका मानसरोवर है। ठीक है, यहाँ क्या मानसरोवर पर्वत है, मानसरोवर झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और यहाँ से फिर आकाशताल से निकलती है आपकी सतलज नदी। ठीक है, फिर यहाँ से निकलती है एक आपकी, यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ से निकल गई सतलज नदी, ये निकल गई। ठीक है, और ये ताप्ती नदी हो गई, और ये आपकी कौन सी हो गई, दियांग नदी हो गई। तो आपकी 4 नदियों के द्वारा, 5 नदियों के द्वारा इनका बंटवारा हुआ है। तो सिंधु नदी ये आपकी सिंधु हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई सतलज।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए आप, ठीक है। ये नदी कौन सी हो, इसको बोलते हैं काली नदी। क्या बोलते हैं इसको? काली नदी। और ये नदी कौन सी है? ये आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। और ये नदी कौन सी है? ये आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। सॉरी, ये ताप्ती नहीं, ये कौन सी है? ये तीस्ता नदी है। वही मैं सोच रहा था, ये ताप्ती यहाँ कहाँ से आ गई? कौन सी है? तीस्ता। ताप्ती तो यहाँ पे है ना। चलिए, ये नदी होगी। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। देखिए, हो सकता है अगली प्रैक्टिस सेट में आपको इसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन बना कर दे दे, तो पूरा समझ लीजिए आप। सिंधु सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब इनके बीच में ही पड़ता है। और जो सतलज है, जो आपकी सतलज है, यानी ये वाली जो है, वो जो काली नदी है, काली नदी को क्या बोलते हैं? सादा नदी भी बोलते हैं, जो कि आपकी कहाँ से निकलती है? पूर्णागिरी के पास से निकलती है। तो आपकी सतलज और काली नदी के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय, या फिर सॉरी, नेपाल नहीं, कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? कुमायूं हिमालय। तो इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड वाला भाग है, ये कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी, इनके बीच में नेपाल पड़ता है, तो इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और आपका तीस्ता नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा पड़ता है? असम पड़ता है, तो इसको बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। इस तरीके से नदियों के द्वारा भी इसका बंटवारा हुआ है। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था सतलज और काली नदी के बीच में, तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, आप दे रखे हैं असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किस किसके बीच में था? तो सिंधु और सतलज के बीच में था, सिंधु सतलज के बीच में था। नेपाल हिमालय किस किसके बीच में था? तो सतलज और सॉरी, नेपाल हिमालय था काली काली और तीस्ता के बीच में, काली प्लस तीस्ता के बीच में था नेपाल हिमालय। असम था तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र के बीच में, ठीक है। ये था आपका, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। कथन कह रहा है कि गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। निष्कर्ष क्या कहता है? गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है अव्यवस्था की, यहाँ पे बात हो रही है व्यवस्था की, तो ये तो आंसर नहीं होगा। गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, यहाँ पे व्यवस्था की बात हो रही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि दोनों ही निष्कर्ष आपके नहीं निकल रहे हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा? जल प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे की तरफ बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जो नीचे वाला दे रखा है ऊपर बन जाएगा, ऊपर वाला आपका नीचे बन जाएगा। तो ये 649 कहाँ जाना चाहिए? उत्तर आकृति में आपको ऊपर आना चाहिए, जबकि इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे है। बची आपकी ये दोनों, ठीक है। पहले 6 आएगा ऊपर और फिर 4 आएगा, पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा फिर 9 आएगा, ठीक है। तो 6 का उल्टा कैसे बनेगा? 6 का उल्टा बनेगा आपका इस तरीके से। किस तरीके से बनेगा? तो इस तरीके से बनेगा, है ना। इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका, ठीक है। कौन सा बनेगा आपका? उत्तर आकृति बनेगी आपकी 3, जो कि इसकी जल प्रतिबिंब हो जाएगी, ठीक है। 6 का उल्टा इस तरीके से तो बनता है, इस तरीके से तो बनता नहीं 6 का उल्टा। इसका 6 का उल्टा तो 9 का उल्टा होता है, इसको सीधा करेंगे तो 9 बनेगा ना इस तरह से। तो जबकि 6 का उल्टा क्या होता है? ये होता है। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए, इसमें कौन सा इसको पूरा करेगी? तो देखिए, आपका जो सर्कल बना हुआ है वो इस कोने पे आना चाहिए ना। तो ये तो इस कोने पे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही है जो इस कोने पे आ रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, एक चक्री चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 80 अंश का है, यानी ये कितने अंश का है? तो ये आपका 80 अंश का है। कोण सी का मान बताइए, तो ये कितने अंश का होगा? तो मैंने आपको बता रखा है कि जो चक्री चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। आमने सामने के कोणों के योग का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो जब ये 80 का हो गया तो ये कितने का होगा? ये होगा 100 का। जब तो इन दोनों का योग कितना बनेगा? 180 अंश बनेगा। आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कोण सी का मान पूछा था, जब ये 80 है तो कितना का होगा? 100 का होगा। ऑप्शन नंबर 3। 6 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? देखिए,
खंभा कितना ऊंचा है? 6 मीटर। छाया कितनी बननी है? 2√3 मीटर की। पूछा गया ओनियन कोण, यानी ये आपसे थीटा पूछा है। तो थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 6 बटे में 2√3। 2 से कटेगा 3 बार, और 3 बटे √3 कितना होता है? √3 होता है। 3 बटे √3 कितना होता है? √3 होता है। टेन थीटा बराबर कितना मिल गया? √3, और √3 किसके बराबर होता है? टेन 60 के बराबर होता है। तो जब टेन थीटा की वैल्यू टेन 60 के बराबर है, तो थीटा कंपेयर करेंगे, थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? थीटा बराबर यानी कितना मिल जाएगा? 60 अंश। इसका मतलब उन्नयन कोण कितने अंश का होगा? तो उन्नयन कोण होगा 60 अंश का। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, दो संख्या का गुणनफल 45 है और उनका अंतर कितना है? 4 है, तो उनके वर्गों का योगफल बताइए। देखिए, अंतर गुणनफल दे रखा है, मान लीजिए संख्या आपकी ए और बी है, तो गुणनफल दे रखा है 45, अंतर दे रखा है यानी ए माइनस के बी दे रखा है 4। पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर पूछा है। आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 का वर्ग कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, माइनस के 2। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू 45 गुणा 45, 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी कि प्लस के, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 90 बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना था? 16, 16 प्लस 90 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 90 16 106, यानी उसके वर्गों का जोड़ कितना हो जाएगा? उसके वर्गों का जोड़ हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा? 106। ऑप्शन नंबर डी। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस पुरुष खिलाड़ी के है? माइकल फेल्प्स, हुसैन बोल्ट, एलिस थॉमसन, मोहम्मद फराह। बात हो रही है एक ही ओलंपिक में, ये रिकॉर्ड किसके पास है? माइकल फेल्प्स के पास है। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क। ठीक है। इन्होंने सबसे सर्वाधिक मेडल किस ओलंपिक में जीते थे? तो 2008 के ओलंपिक में जीते थे। कितने मेडल जीते थे? तो 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है तैराक से। इसका संबंध है तैराक खेल से। ठीक है। ये कौन है? स्विमर है, स्विमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये घोषित किया है कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जहां यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई को लागू किया गया। यूबीआई क्या होता है कि देखिए, राज्य प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को कुछ खर्चे के लिए पैसा देगा, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये कहाँ राज्य लागू किया गया है पहली बार? तो भारत में किया गया है, सिक्किम में। प्रथम राज्य कौन सा है? पहला राज्य सिक्किम। कितना पैसा देगा ये भी डिसाइड नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2024 का विषय क्या था? वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। इसका थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंसेक्ट। ऑप्शन नंबर 2। दी गई प्रश्नाकृति में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। देखिए, ये अगली आकृति आपकी इसमें निहित है। इसमें तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको कहाँ दिखाई देगी ये आकृति? तो ये आकृति आपको दिखाई देगी ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है इस तरह से। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 8 और 3 11, यानी 11वां लेटर बताना है आपको बाएं से। तो 11वें नंबर पर कौन आता है? तो 11वें नंबर पर आता है के। बाएं से 11वां नंबर कौन सा हो जाएगा? बाएं से 11वां नंबर हो जाएगा आपका के। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक थैले में 3 लाल, 5 पीली और 4 हरी गेंदें हैं। 3 गेंद यादृच्छा निकाली जाती हैं, तब तीनों गेंदों के भिन्न भिन्न रंग होने की प्रायिकता क्या है? तो कुल गेंदें कितनी हैं? तो 3 और 5 8 और 4 12, कुल मिला के 12 गेंदें हैं। तो टोटल संभावना कितनी है? तो टोटल संभावना है आपकी 12C3। कुल संभावना कितनी है? कुल संभावना आपकी है 12C3। 12C3 को सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 12 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस के 3 यानी कि 9 फैक्टोरियल। 12 माइनस के 3 फैक्टोरियल। ठीक है। 12 तो ये हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए।
तो ऊपर बचेगा आपको, इसको लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल का हम खोलेंगे कितना आएगा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा फैक्टोरियल 9। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 9 तो है ही है पहले से, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल खत्म, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 से 12 कितने में कटेगा 2 बार, तो 10 दूनी 20, 20 इंटू 11 कितना होता है 11 दूनी 22 यानी कि 220, यानी कि टोटल जो संभावना है वो कितनी है तो 220 है। अब भिन्न भिन्न रंग आने की संभावना कितनी है, तो देखिए 3 गेंद लाल, लाल कितनी है 3 है, 3 में से 1 निकलेगी तो 3C1, तो भिन्न भिन्न रंग आने की संभावना कितनी हो जाएगी 3C1 प्लस 5C1 प्लस 4C1। ठीक है, 3 लाल रंग की थी, 5 पीले रंग की थी और 4 हरे रंग की थी, तो 3C1 5C1 और 4C1। इसको सॉल्व करिए तो 3C1 की वैल्यू कितनी होती है 3 ही होती है, 5C1 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है और 4C1 की वैल्यू कितनी होती है तो 4 ही होती है। क्योंकि 3C1 में जो हम खोलेंगे तो ऐसे तो खोलेंगे 3 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस के 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 3 गुणा 2 गुणा 1 और 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही होती है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 एकम 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 3 ही बचेगा। 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 5C1 की वैल्यू 5 होती है, 4C1 की वैल्यू 4 होती है। कुल मिला के आने की संभावना कितनी है, तो आने की संभावना 5 और 3 8 और 9 12, 5 और 3 8, 8 और 4 12, आने की संभावना 12 है और टोटल संभावना कितनी है 220, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी आपकी यानी पॉजिटिव संभावना यानी कि 12 और टोटल संभावना यानी कि 220। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 12 से 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा आपका ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी कि 3/55, प्रायिकता कितनी बन जाएगी 3/55, क्योंकि आपके ऑप्शन में है ही नहीं है। देखिए मिस्टेक आपकी कहाँ पे हुई है, मिस्टेक आपकी हुई है यहाँ पे गुणा आता है, ठीक है मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या आता है गुणा आता है, तो ये हो जाएगा गुणा, यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, 3 पंजे 15 चौका 60, यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 60 बट्टे में 220, 0 से 0 खत्म, 6/22 कितना होता है 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 11 बार, कितना आएगा 3/11, 6/22 कितना होता है 3/11, अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3/11। ठीक है, और मिस्टेक हो गई थी प्लस किया तो गुणा आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, एक पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री है, यदि शेष कितने हैं 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा, सबसे बड़ा कोण पता करना है आपको। तो आपको ये तो पता है पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो पंचभुज के सभी कोणों का योग होता है 540। यदि आपको नहीं भी पता है तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, n-2 इंटू 180, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना फॉर्मूला ये तो होता है n-2 इंटू 180, तो n बराबर कितना है 5 रखेंगे तो 5 माइनस के 2 है 3 और 3 2 180 करेंगे कितना आएगा 540, यानी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 540 होता है। इसमें से एक कोण कितने का है 140 अंश का, तो शेष कोण कितने के बचे 540 में से हम 140 हटा देंगे तो शेष कोणों का योग कितना बचेगा, शेष कोणों का योग बचेगा 400। ठीक है, शेष कोणों का योग कितना बचेगा 400 बचेगा, और शेष कोण किस अनुपात में 1:2:3:4 के अनुपात में, तो इनका अनुपातिक योग कितना हो गया 4 और 3 7 और 2 9 1 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट की वैल्यू आपकी है 400। तो यहाँ से सबसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 बट्टे में 10 यानी कि 40, तो जो सबसे छोटा कोण है वो कितने का 40 का, दूसरा कोण कितने हो जाएगा 80 का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा, एक दे रखा है 140 का दे रखा है, तो इन सब में बड़ा कौन सा है, तो इन सब में बड़ा 160 वाला, तो सबसे बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा, सबसे बड़े कोण का मान हो जाएगा 160 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर लंबा चाप खींचा गया है, चाप कर्ण खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या खींचा गया, एक चाप खींचा गया इस तरह से। ठीक है, पूछा क्या है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो ये पूरा कितने सेंटीमीटर का है 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या होती है जब इसको लंब डाला जाता है इसमें, तो ये कितने इसको क्या करती है इसको समद्विभाजित करती है, तो ये बचा कितनी हो जाएगी 4 की हो जाएगी, ये भी 4 की हो जाएगी, और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होती है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या के बराबर।
केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये अभी 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा, ये होगा 5, क्योंकि ये क्या होता है समकोण पे, यानी जब इसको लंब पर काटता है तो ये इसको समद्विभाजित करता है, और ये दूरी कितनी होती है, 5 के बराबर। आपको पता है ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये कितना होता है, 5 होता है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी वृत्त की, 5 सेंटीमीटर। जीटेक्स अप्रैल 2024 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो जीटेक्स का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, दुबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी होगी, अभी बनी नहीं है, बन रही है। तो सबसे लंबी सबसे ऊंची पूछी आपसे, सबसे लंबी नहीं, सबसे ऊंची। सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी बन रही है, राजपुर मनाली रेलवे लाइन, ठीक है, अपने भारत में ही है ये आपकी बन रही है, ठीक है, सबसे ऊंची होगी विश्व की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दहन एक क्या है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। देखिए भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया में अंतर क्या होता है। भौतिक प्रक्रिया वो होती है, जैसे मान लीजिए बर्फ को हमने क्या कर दिया, पिघला दिया, तो बर्फ को पिघलने से क्या मिलेगा, हमें पानी मिलेगा। जब हम पानी को जमा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बर्फ मिल जाएगी। यानी कि जब हम एक दूसरे को वापस प्राप्त कर सकते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, हमारी भौतिक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई ईंधन जला दिया, ठीक है, पेट्रोल हमने क्या कर दिया, जला दिया, तो क्या हम उस पेट्रोल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं प्राप्त कर सकते। जब पेट्रोल को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते तो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। जब हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। तो उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे आपका दूध का जमना, दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम दही से दूध तो बना नहीं सकते। तो ये हमारी क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। और बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, है क्या हमारी भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दहन। दहन का मतलब क्या है, दहन का मतलब जलाना। जलाने से क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होगी, क्योंकि उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ को हम जलाएंगे तो फिर हम दोबारा थोड़ी मिल जाएगी वो। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है आपको, ठीक है, ऑक्सीजन और जल की, ठीक है, नमी होनी चाहिए और थोड़ी ऑक्सीजन होनी चाहिए। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जंग लगने पर जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है। लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है, मतलब लोहे का भार कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी छड़ पर जंग लगती है तो उसके भार पर क्या असर पड़ता है, उसका भार बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ों पर जंग के दाग किसके कारण होते हैं। तो कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल, CH3COOH। सॉरी ये फॉर्मूला नहीं होता ऑक्जेलिक अम्ल का, आपको पता होगा ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में दिया गया आरेख पिता पुत्री और परिवार के मध्य में संबंध दर्शाता है। पिता पुत्री और परिवार के मध्य संबंध। देखिए पिता पुत्री तो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या किस में आते हैं, परिवार में आते हैं। पिता पुत्री क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही किस में आते हैं, परिवार में आते हैं। इस तरह का डायग्राम किसमें दिखेगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिखेगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनों में काटा गया है, तो छोटे घनों की संख्या बताइए। देखिए जो बड़े घन का आयतन होगा वही छोटे घन का आयतन के बराबर होगा, तो छोटे घन की संख्या कितनी जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है आपका भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, ठीक है। अब भुजा कितनी दे रखी है, भुजा दे रखी है आपकी 8, तो पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 3, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो छोटे घन का भुजा आयतन कितना हो जाएगा, छोटे घन का आयतन, ये किसका था, ये बड़े घन का था। छोटे घन का आयतन कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब चूंकि दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा, क्यों समान होगा, क्योंकि बड़े घन को काट के छोटा घन बनाया जा रहा है, तो यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर हो जाएगा, कितने छोटे घन बनेंगे, मान लेते हैं n छोटे घन बनेंगे, और प्रति घन का आयतन कितना इतना है, तो इससे गुणा कर दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए इसको।
देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से ही पूरा एक 8 खत्म, कितना बचा 8 64। एन की वैल्यू कितनी जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 64, यानी कितने छोटे कण बन जाएंगे, तो बन जाएंगे आपके 64। ऑप्शन नंबर 2। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वे केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, वे अधिक सस्ते या फिर किफायती होते हैं। तो देखिए पहले तो आप ये समझिए कि जो प्रकाशिक तंतु होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये सिद्धांत पर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तार केबलों के स्थान पर प्रकाश तंतु का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते, इससे इसकी वजह से क्या किया जाता है, इनका ही प्रयोग किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतित ऊर्जा पर निर्भर करती है, आपतित ऊर्जा पर, ना कि आपतित कोण पर। आपतित कोण पर निर्भर नहीं करती है, बात सही है आपकी एकदम। तो जो परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा होती है वो आपतित ऊर्जा पर निर्भर करती है, ना कि आपतित कोण पर। तो आपतित कोण पर निर्भर नहीं करती, बाकी आपके सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट है रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, यानी हीमोलिम्फ किस में होता है, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्म में, स्क्लेरोसिस में या फिर एनिलिडा में। तो हीमोलिम्फ किस में होता है, हीमोलिम्फ होता है आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन नंबर 1। 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन क्या होता है। देखिए मानक विचलन निकालने का थोड़ा लंबा फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला लंबा नहीं होता, तरीका थोड़ा लंबा होता है। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडोर में प्रसरण। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब प्रसरण कैसे निकालता है, उसके लिए आपको इसका पहले माध्य निकालना पड़ेगा, फिर इसका डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका फिर क्या हुआ, मानक विचलन निकलेगा। तो इसका पूरा समझते हैं कैसे निकलता है। देखिए पहले आपको इसका माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य बराबर होता है सबका जोड़ बटे में संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं, और सबका जोड़ कितना हो जाएगा, इनका 10 जोड़ हो जाएगा, 10 और 10 20, 9 29, 29 और 39, 49, 60, 70, 70 और 20 90, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। माध्य कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इनका प्रसरण निकालना पड़ेगा। प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो इनका डेविएशन बटे में माध्य। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए जगह थोड़ी कम है, चलिए नए पेज पर समझाता हूँ मैं आपको। देखिए माध्य कितना आया, 10 आया। तो प्रसरण कैसे निकालेंगे, प्रसरण बराबर होता है इनकी डेविएशन का वर्ग, यानी कि 10 और 10 का अंतर कितना होता है, आपके 0 का वर्ग कर दीजिए, प्लस फिर 10 और 10 का अंतर कितना है, 0 का वर्ग, प्लस 9 और 10 का अंतर कितना होता है, 1, 1 का वर्ग कर दीजिए, फिर 10 और 10 का अंतर 0 का वर्ग, फिर 10 और 10 का अंतर तो 0 का वर्ग, 11 10 का अंतर आप कहेंगे 1 का वर्ग, मतलब जो डिफरेंस होता है उसका वर्ग करना होता है आपको। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 11 तक पहुँच गए थे। फिर 10 और 10 का अंतर 0 का वर्ग, 11 10 का अंतर 1 का वर्ग, और फिर 9 और 10 का अंतर 1 का वर्ग। तो इन सबके बटे में कितना आएगा, माध्य। माध्य कितना था, तो इन सबके बटे में कितना आएगी, संख्या। संख्या कितनी थी, 9। ठीक है, देखिए आगे। तो 0 का वर्ग कुछ नहीं होता, 0 का वर्ग भी कुछ नहीं होता, मतलब 0 ही होता है, तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं। कितना बचा आपका, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे में कितना है, 9, यानी कि 4/9। यानी आपको प्रसरण की वैल्यू पता चल गई 4/9। आपको प्रसरण पता चल गया कितना है, प्रसरण आपका 4/9 है। तो विचलन कितना हो जाएगा, अंडर में प्रसरण था, तो ये हो जाएगा आपका अंडर में 4/9, यानी कि 2/3। तो कितना आ जाएगा मानक विचलन, आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि बी से ए 40% अधिक है और सी से बी 20% कम है तो ए अनुपात सी बताइए। देखिए 40% का भिन्न रूप क्या होता है, 40% का भिन्न रूप होता है 40/100, यानी कि 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, यानी कि 2/5। और 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/5। ये तो आपको पता ही होगा इतना तो। अब इसके अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए 3 वैल्यू है आपकी, ए बी और सी। क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए जो बी है वो ए से कितना अधिक है, 40% अधिक है,
और 40% की भिन्न रूप कितना होता है? 2/5 होता है। अधिक कौन है? बी अधिक है। यानी यदि ए 5 है तो बी कितना होगा? 2 अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो सी है, फिर कह रहा है कि सी से बी 20% कम है। 20% का मतलब कितना है? 1/5। सी से बी कम है, तो यदि सी 5 है तो एक कम है, यानी कि ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इनका हल्पा निकालिए। 7 के सामने जगह खाली 7 लिख दीजिए, 4 के सामने जगह खाली यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 5 सत्ते 35। पूछा किसका? ए और सी का पूछा। ए की वैल्यू 20 है, बी सी की वैल्यू 35 है। तो 20 और 35 का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 से काटिए 4 बार। देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है आपके यहाँ पे। देखिए मिस्टेक कहाँ पर हुई है? मिस्टेक हुई है आपकी पहली लाइन में ही। आपसे बोला कि बी से ए अधिक है। अधिक कौन है? ए अधिक है। ठीक है। यदि बी 5 होगा तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। और सी से बी 20% कम है। कौन कम है? बी कम है। सी यदि 5 होगा तो बी कितना होगा? 4 होगा। जब ये 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, इसके सामने वाली जगह खाली थी हमारी, और ये बाकी सब ठीक है। यहाँ 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और हो जाएगा 55 25। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक ही है आपका। अब 28 और 25 का अनुपात कितना होता है? 28 और 25 का अनुपात तो कुछ होता ही नहीं, 28 अनुपात 25 ही रहेगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 28 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उपरोक्त कथनों में सही निष्कर्ष कौन सा होगा? प्रत्येक मनुष्य नश्वर है, सभी पुरुष क्या है? मनुष्य है। तो सभी पुरुष, पुरुष मतलब पी बना देता हूँ मैं। सभी पुरुष क्या है? मनुष्य है। मनुष्य को मैं एम से दर्शा देता हूँ। ठीक है, सभी पुरुष मनुष्य है और सभी मनुष्य क्या है? नश्वर है। नश्वर को मैं एन से दर्शा देता हूँ इस तरह से। सभी पुरुष मनुष्य हैं और सभी मनुष्य के नश्वर हैं। ठीक है, इस तरीके से बन गया ये डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल सकता है इसका। सभी पुरुष नश्वर हैं, तो सभी पुरुष नश्वर हैं, बिल्कुल है। आपसे ये तो पूछा था कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 17 गुणा 19 गुणा 4 भागित क्वेश्चन मार्क बराबर 161.5 में प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? प्रश्न चिन्ह का मान बताना है। तो देखिए 17 गुणा 19 गुणा 4 भागित क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब हम मान लेते हैं x बराबर 161.5। देखिए सॉल्व करिए इसको, तो हो जाएगा आपका 17 गुणा 19 गुणा 4 बट्टे में x हो जाएगा बराबर 161.5। ठीक है, x बटे में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये बड़ी संख्या इधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 4 बटे में 161.5 बराबर x। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। ठीक है, आपका मान जो आ रहा है आपका पूरा पूरा आ रहा है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या कटेगी तभी तो आएगा पूरा पूरा मान। तो काटते हैं इसको, 17 से काटिए। 17 से कटेगा आपका 17 नंबर 153, कितना बचे? 8 बचे। 17 पंजे 85, 19 पंजे 95, 5 से कटेगा 8 बार। तो एक्स बराबर कितना मिल गया? एक्स बराबर मिल गया आपको 8। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा आपका 8। उत्तर दीजिए। कथन एक कारण है और कथन दो प्रबल है, सॉरी प्रभाव है। कथन दो कारण है, कथन एक प्रभाव है। देखिए यहाँ पर का क्वेश्चन दे रखा है। कथन है, इस वर्ष राज्य के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहुत सी सीटों खाली रह गई। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस वर्ष प्रवेश चाहने वाले सभी विद्यार्थियों को समावेश नहीं कर पाए हैं। ये आपके दो कथन दे रखे हैं, और इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। देखिए ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात चल रही है। और दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके ये क्या कहते हैं, क्या है? दोनों ही आपके ये आपके स्वतंत्र कारण है। ये प्राइवेट स्कूल है, और सॉरी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये आपकी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ना तो ये इसका कारण बन सकता है, ना ही इसका कारण बन सकता है। दोनों ही क्या है? स्वतंत्र कारण है। दोनों स्वतंत्र कारण होने का मतलब क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। कारणों के क्या है? प्रभाव है, कारण नहीं प्रभाव है। कारण तो कुछ और रहा होगा जिसकी वजह से ये खाली सीटें खाली रह गई हैं। ये क्या है? आपके प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं?
स्विस जो संघीय सभा है या स्विस जो संसद है उसके जो सदन है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। ठीक है, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बिल लक्षिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बांधीय प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा या फिर तरल प्रतिरक्षा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपको तरल प्रतिरक्षा। बी लक्षिकाणु क्या होते हैं? ये बीटा सेल्स होती हैं, मतलब बीटा लिम्फोसाइट होते हैं, और ये आपके WBC के अंतर्गत आते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत आते हैं। WBC को क्या बोलते हैं? शरीर का पहरी, शरीर का पहरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन है? जब वो केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म मतलब जीवित थे तब तो भारत रत्न शुरू ही नहीं हुआ था। गुजरीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। इन्हें भारत रत्न कब बना था? 1955 में। ठीक है, जब ये केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे तब। और गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आप एक चीज नोट कर लीजिए, ये यूपी के पहले सीएम थे। यूपी के पहले सीएम कौन थे? तो वो गोविंद बल्लभ पंत ही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है और तो वह 15 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दे तो अपने ऑफिस में 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी ऑफिस कितनी दूर है? ऑफिस की दूरी पूछिए। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला नोट करिए आप, दूरी बराबर डी बराबर क्या होता है? S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। ये समय किसमें होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनट में दे रखा है, कोई बात नहीं। S1 क्या है? पहली चाल। S1 क्या है? पहली चाल, यानी कि 40। दूसरी चाल कितनी है? 50 बटे में दोनों का डिफरेंस, दोनों डिफरेंस कितना है? 40 से 50 का डिफरेंस है 10 गुणा T1 प्लस T2, दोनों का जोड़ कितना है? 15 प्लस 18 33। चूंकि मिनट में है और हमें चाहिए घंटे में, तो 60 से भाग कर देंगे। सॉल्व करिए इसको, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। देखिए 3 से कटेगा आपका ये 2 बार, 3 से कटेगा आपका 11 बार, 2 से कटेगा आपका ये 2 बार, 2 पंजे 10, 10 इंटू 11 110। तो दूरी कितनी होगी? 110 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या 10,000 हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 10% से बढ़ रही है, 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 से कितनी हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 11 हो रही है। 3 साल तक ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप 3 साल तक कैसा हो रहा है? 10 से 11 हो रही है। यदि जनसंख्या 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 है, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी कि 1331 हो जाएगी। लेकिन जनसंख्या अभी वर्तमान में है कितनी? तो आप कहेंगे 10,000 है, कितनी है? 10,000, यानी कि 1000 का कितना गुना है? तो 1000 का ये 10 गुना है। तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1331 का 10 गुना, यानी कि 1331 पे 1 जीरो और लग जाएगा, यानी कि 13,310, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 गुने से 2 अधिक है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 गुने से 2 अधिक है। यदि अंश एवं हर में से प्रत्येक को 1 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, कितनी जाती है? 1/3 हो जाती है। देखिए पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए जो आपका हर है उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक होना चाहिए। तो 5 या 15 से 2 अधिक है 21 नहीं है, 7 या 12 से 2 अधिक है 19 नहीं है, 5 या 15 से 2 अधिक है, 3 या 9 से 2 अधिक है। तो आपकी दोनों ही भिन्न क्या है? आपकी सही फिट बैठेंगी। ठीक है, दोनों ही भिन्न क्या होंगी? आपके दोनों ही आंसर आपके क्या बैठेंगे? सही बैठेंगे। बाकी आप और इसको सेटिस्फाई करके देख लीजिए। यदि अंश एवं हर में से प्रत्येक को 1 से बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया है? 1 से बढ़ा दिया है। जब इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा अंश, और हर कितना हो जाएगा? 18 है। इसको जब 1 से बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, और हर कितना हो जाएगा? 12। तो ये भी 1/3 बैठ रहा है और ये भी 1/3 ही बैठ रहा है। 1/3 ही हमें चाहिए था, तो दोनों ही आपके आंसर क्या है? आपके राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर। आपको बताना है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं।
वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सा शब्द ऊपर दिए गए शब्दों के समूह में सम्मिलित हो सकता है? यानी आपको इनसे मैच करने वाला ही इसमें से शब्द चाहिए। तो लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर क्या ये सभी राजधानी है राज्यों की? इनमें राजधानी ढूंढनी है आप, कौन सी इसमें राजधानी? तो शिमला इसकी क्या है, राजधानी बन जाएगी। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। इसको चेक करिए। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z है तो 2 अनुपात 3/5 हो तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू बताइए। यानी इसका उल्टा कर दिया है। तो उल्टा कैसे करते हैं इसको? देखिए 1/x 1/y 1/z का रेशियो दे रखा है 2 अनुपात 3/5। तो x अनुपात y अनुपात z का रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। इसका हमने उल्टा कर दिया, इसको सीधा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब इसका सिंपल अनुपात कैसे निकलेगा? तो इसका सिंपल अनुपात निकलेगा कि जो इनके बट्टे में हर है, यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 2 3 5 का एलसीएम होता है 30। 30 से गुणा कर दीजिए, इसमें 30 से गुणा कर दीजिए, 30 से गुणा कर दीजिए। जब हम 30 से गुणा करेंगे तो 1/2 में जब 30 से गुणा करेंगे 15 आएगा। 1/3 में 30 से गुणा करेंगे 10 आएगा। और 1/5 में जब 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो एक्स वाई और जेड का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 15, 10 और 6। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न है यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो आप कहेंगे 7 सिद्धांत है। ठीक है, कितने हैं? 7 है। मोबाइल फोनों में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या होते हैं? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये पहले क्या थी? एक तरह की सिम आती थी सीडीएमए, मतलब लगभग ऐसी आती थी 2010 के आसपास। तो सीडीएमए सिम और जीएसएम सिम आती थी, सीडीएमए आती थी, और अब तो आपकी नई नई सिम आने लग गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। कौन थे? मानेकशॉ। HSFJ मानेकशॉ, शॉर्ट में आप नाम याद रखिएगा, मानेकशॉ। इन्हीं के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? थल सेना दिवस के रूप में। थल सेना दिवस के रूप में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव डिंब का मतलब शुक्राणु में। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। 23 मानव शुक्राणु में होती है और 23 होते हैं आपके अंडाणु में। तभी दोनों मिलकर कितने बन जाते हैं? 46 बन जाते हैं। जो नवजात शिशु होता है उसके गुणसूत्रों में कितनी संख्या होती है? 46 होती है। 23 शुक्राणु से, 23 अंडाणु से। तो आपसे कितना पूछा? आपसे पूछा सिर्फ शुक्राणु में कितने होते हैं? मानव शुक्राणु में, शुक्राणु में होते हैं 23, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 23 होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 14। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।